प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे नियमित दर्शक रंजय सर को जानते हैं। एक बेसिक इंट्रो। रंजय सर 25 साल से टेक्निकल फील्ड में और हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, आईआईटीज और अन्य हमारे जो बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, सीएसआईआर, वहाँ पर लैब इक्विपमेंट्स में इनकी महारत है। और टेक्निकली ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की भी दुनिया में इनका बहुत अच्छा मतलब नेटवर्क है। और जो हमारे यहाँ रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, उनका भी उसमें भी इनकी बहुत अच्छी जानकारी और नेटवर्क है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आज के विषय से हमारा इनका परिचय बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और चूंकि इन्हीं कार्यों के बहाने से आप देश भर में बहुत जगह बहुत बार घूम चुके हैं और उनको उन जगहों को बहुत इंटरनली और बहुत आराम से तबीयत से देखा है, समझा है, जाना है। जिसमें से नॉर्थ ईस्ट है, पूरी तरीके से बंगाल है, उड़ीसा है, आपके मध्य प्रदेश और हमारे जितने बैंगलोर और कर्नाटक, और ना सिर्फ मेन सिटीज बल्कि उसके अंदर के शहरों मतलब जो हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज है। और एक प्रदेश से सर का विशेष प्यार रहा है, वो है केरल। केरल के चप्पे चप्पे को बहुत कायदे से उन्होंने घूमा है, देखा है, जाना है, समझा है, अपने नजरिए से भी। और एक नजरिया इन्होंने जो सदैव रखा, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके फंडे बहुत क्लियर हो गए थे, मेरे तो बहुत बाद में क्लियर हुए, वो था कम्युनिस्टों के प्रति। कम्युनिस्टों को कैसे देखना है, कम्युनिस्टों की हरकतों को कैसे देखना है, और कम्युनिस्ट शासित प्रदेशों को कैसे देखना है। कैसे, क्या मतलब वहां का सच, क्योंकि वहां का सच कभी पता नहीं चलने दिया जाता। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वहां का सच आपको कभी नहीं पता चल सकता, क्योंकि मीडिया में लेफ्टिस्ट लोग भरे पड़े हैं और वो अपने कम्युनिस्ट शासित प्रदेशों के सारी गंदगी को छिपा ले जाते हैं। वो एक बार लालू को भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं, पर ज्योति बसु और पिनराई विजयन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। तो ये जो है मीडिया के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोग रहे हैं, और इस प्रोटेक्शन के मारे इन्होंने सबसे ज्यादा गंद मचाई है। मीडिया क्या करती रही है? मीडिया हमको बचपन से पढ़ाती रही है कि केरल 100% लिटरेट स्टेट है। केरल का एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, और केरल का जो है स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा है। कल के वीडियो में रंजय सर ने वहाँ के स्वास्थ्य के हालात के बारे में बताया। आज मैं जानना चाहता हूँ, ये जो केरल की बात होती कि सबसे पढ़े लिखों का प्रदेश है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी एनसीईआरटी की किताबों में था ये। तो ये तब से वहां का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और आज की स्थिति हम देख रहे हैं। कल आपने बताया कि नर्सों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर, ये लिटरेसी जो बताई जाती है, क्या ये क्या स्कैम है, या क्या मतलब कुछ इस प्रकार के क्वालिटी पीपल क्यों नहीं निकल पा रहे जो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, रिसर्च कर सकें, या केरल प्रदेश को दिवालिया होने से बचा सके? जी रंजय भाई। जी, आपने शुरू में मेरा एक इंट्रो दिया, तो मैं थोड़ा-सा उसमें एक 30 सेकंड का एक्सटेंशन कर दूँ कि 1994 से लेकर के अभी तक मैं भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स गया नहीं हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस वक़्त ये मिथ था लोगों के अंदर में कि वहाँ जाइए तो रात को मार देते हैं, ये कर देते हैं, कुत्ते खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, ये सारी तरह के लोगों ने अफ़वाह उड़ाई हुई थी। ये सारी अफ़वाह क्यों उड़ाई थी, हम किसी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। उस समय पे हम कोहिमा के सड़कों पे या इन सड़कों पे हम रात में भी अकेले घूमे हुए हैं, टहले हुए हैं। हमको कहीं किसी ने ना मारा, ना किसी ने लूटा, ना किसी ने पका करके खाया, ना मैंने किसी को वहाँ कुत्ता पका के खाते देखा, ना बिल्ली मारते देखा। तो खैर ये बातें जो है और साउथ में भी मतलब पूरे भारत में ही गया हूँ, तो मैं साउथ में भी बहुत अच्छे से घूमा हुआ हूँ। और चाहे वो केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, बहुत अच्छे से घूमा हूँ। और वेस्ट बंगाल या केरल जो कम्युनिस्ट शासित प्रदेश जो मेनली थे, इनको तो मैं अपने एजुकेशन के टाइम पे ही मैं जब हमारे कम्युनिस्ट साथी बहुत इनका जो है बहुत इनका गुणगान किया करते थे, तब भी हम जाते थे। तो हमको इनकी पूरी सच्चाई तब से ही पता है जब 1990-91 में हम जब पीक कम्युनिज्म हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, और तब हम जाया करते थे और सब कुछ देखा हमने। नक्सलबाड़ी जैसी जगहों पे हम अकेले जाके घूमे, हाथीगीसा, सिलीगुड़ी, बीरभूम, उत्तर 24 परगना या मेदिनीपुर हो या आपका
जो है पुरुलिया ड्रॉप में तो मैं खुद चेक करने के लिए, देखने के लिए गया था कि हुआ क्या था। एनीवे, वी कम बैक टू केरला। तो केरल पे जब हम लोग वापिस आते हैं, तो मैंने भी अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा था कि केरल भारत का सबसे संपूर्ण साक्षरता वाला राज्य है। जब मैं विद्यालय में था और जब मैंने पढ़ा था, उस समय शायद केरल की लिटरेसी रेट बताई जाती थी 77%। आज की डेट में 100% बताया जाता है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से अराउंड 94% आता है। लेकिन एनीथिंग अबव 90, 91, 92 पे जब भी आंकड़ा पहुंचता है तो आप उसको 100 मान लेते हैं, तो हम 100 मान के चलते हैं, जो लोगों को बताया जाता है। अब केरल की लिटरेसी के बारे में, पढ़ाई के बारे में मैं लोगों को एक बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए कि केरल में सब लोग जा रहे हैं पढ़ने। सुबह सुबह देखेंगे तो हर बच्चा जो है पढ़ने जा रहा है। पढ़ने जा रहा है, कहां पढ़ने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो जाते हैं मदरसे में पढ़ने। मदरसे से जाकर के वो लोग अपना जो मदरसे का जो भी उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। और वो रिलीजियस टेक्स्ट सारे उसमें मलयाली में होते हैं, जो कि कन्वर्ट उनको ट्रांसलेट करके, पहले तो उनको बताया जाता है कि मलयाली और रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अब आप पढ़े और आपको मदरसे से एक पढ़ ली, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि 4 जमात, 5 जमात, 7 जमात तक पढ़े हुए हैं, तो लिटरेट में घोषित हो गए। फिर उसी तरीके से केरल में एक पढ़ाई का जो माफियागिरी है, वो मैं आपको बताता हूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। केरल में एक सर्वे हुआ था, और वो सर्वे करने वाले और वो स्टडी करने वाले, आपको जान के हैरानी, और सर्वे और स्टडी करके उसको दबा लेने वाले लोग कौन है? दैट इज कॉल्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने एक स्टडी किया था आईसीएसएसआर के साथ मिलकर के, जो कि जिसमें उन्होंने केरल के स्टडी के ऊपर में जो है एक रिसर्च मारा और उसका कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन को प्रचारित किया कि केरल में संपूर्ण साक्षरता है। उसी रिपोर्ट में जो दिया गया है, उसमें यह दिया गया कि 40% जनता, 40% जनता ऐसी है जो सिर्फ मलयाली पढ़ सकती है। मलयाली के अलावा वो कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। और वो जो 40% जनता है, दे आर विजुअली स्टडीड पर्सन, मतलब सिर्फ देख के पढ़े हुए लोग हैं। मतलब कि उनको अगर सामने रख दिया जाए मलयाली में कुछ लिखा हुआ, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। उसको उनके सामने से हटा दीजिए और बोलिए कि इसको वो लिख लें, वो लिख नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कि उनको अक्षर सामने दिखा करके रटा दिया गया। जैसे हम बोला जाए कि क ख ग घ अंग च छ ज झ इ करके पूरा अक्षर ज्ञ तक पूरा पढ़ा दिया। हम अल्फाबेट को पहचानना जान गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मात्राएं पढ़ा दी गई, अ आ इ ई उ ए, और उन मात्राओं को कैसे जोड़ करके कोई शब्द बना। जैसे कि मैं बोलूं संदीप कुमार सिंह, तो स के ऊपर में बिंदी, दीप छोटी ई की मात्रा दी, प संदीप सामने लिख दिया जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये संदीप लिखा हुआ है। अब मेरे सामने से उसको हटा दीजिए और अगले दिन बोलिए कि जरा संदीप लिख दो कागज पे, तो मुझे ध्यान ही नहीं आएगा कि संदीप लिखा कैसे जाए। तो 40.1% जनता ऐसी लिटरेट है जो कि सामने लिखे हुए को पढ़ती है, वो भी मलयाली में लिखा हुआ पढ़ती है। वो इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाती है, सामने लिखा वो पढ़ती है, और उसी चीज को आप लिखने को बोल दीजिए, वो लिख नहीं सकते हैं। जी सर, मुझे एक बचपन की घटना याद आ गई इसी मारे, और दर्शकों से माफी चाहते हुए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर शायद कुछ कुछ वैसा ही है। बचपन में मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो वहां पे बच्चों की नजर चेक करने के लिए एक बकायदा आई कैंप लगा। तो हमारा स्कूल थोड़ा सा ऊपर था, तो वो कैंप आया था, तो बहुत सारे बच्चों का आई कैंप, मतलब आई टेस्टिंग हो रही थी। तो ऑफ कोर्स वही तरीका था कि सामने जो लिखा है, बड़ा छोटा, उससे मध्य और छोटा और छोटा, एकदम छोटा, उसको पढ़ना था। तो बच्चों में खबर फैल गई, अचानक से अफवाह हो गई कि यार ये लोग ना जबरदस्ती चश्मे लगवा रहे हैं सबको, ये अपना फायदा कमाने के लिए चश्मे लगवा रहे हैं। तो बच्चों ने आपस में क्या कर लिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ की बात है सर, कि जो वो थी ना, उसको याद कर लिया, जो भी लिखा था। बाहर आके बच्चों ने बताया कि ये है, ऐसे बोल दोगे तो, मतलब दिखे चाहे न दिखे, बोल देना। तो मुझे वो आखिरी लाइन आज भी याद है, ट न म स त,
ऐसा याद कर लिया था। तो क्या ये सर्वे केरल के लोगों को ऐसे ही करवाया जाता है कि सामने ये याद करा दिया गया, रटवा दिया गया, जो दिख रहा है वो चाहे कुछ भी दिख रहा है वो बोल दो, और वो लिटरेसी का सर्वे हो गया कि हाँ भाई ये लिटरेट है। जो आप बता रहे, लिख नहीं सकते लोग। भाई लिटरेसी की जी, तो पहली शर्त है कि आदमी अपना साइन तो कर ले, अपना नाम तो लिख ले। सर्व शिक्षा अभियान जी, चला, इतने बड़े बड़े हमने ऐड देखे। आ, लेकिन पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, तो उसमें लिखना भी है ना। तो अगर लिख नहीं सकते तो किस बात के लिटरेट। जी जी। रंजन सर। हाँ, तो एक तो ये है। और आप अगर जाएँगे केरल में, क्योंकि मैं तो बहुत गया हुआ हूँ। हम चलिए आप घूमते हुए चले जाइएगा। बहुत हम लोगों का सेक्रेड मंदिर है त्रिशूर में। आप वहाँ जाइए मंदिर में, दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद में आप शहर के अंदर थोड़ा घूमिए, तो आपको मॉल-वॉल भी हैं, सब चीज़ें हैं, वो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप शहर से कुछ 7-8 9 किलोमीटर बाहर निकल जाएँगे, 10 किलोमीटर बाहर निकल जाएँगे, किसी भी दुकान पे चले जाइए, अगर सामने उसने केला लटकाया हुआ है और अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे केला चाहिए, केला हिंदी तो पहले वो समझेगा नहीं, दूसरा उसको बोलिए कि बनाना, वो भी नहीं समझेगा वो। आपको इशारा करके उसको हाथ लगा के बताना पड़ेगा कि यू वांट बनाना, तब उसको समझ में आएगा, क्योंकि वो इतना लिटरेट है कि वो बनाना नहीं समझता। तो केरल के अंदर में जो 100% लिटरेसी की जो आंकड़ा है, वो आंकड़े इसी तरह से लाए गए हैं कि यहाँ पर जो है हमने सबको अक्षर पहचानना और मिला हुआ अक्षर सामने तो उसको पढ़ना सिखा दिया है, लेकिन उसी अक्षर को वो लिख नहीं सकता है। उसी अक्षर को वो एक पुस्तक दे दीजिए पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेगा, लेकिन उसमें से कुछ लिखना है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू राइट। आप केरल के लोगों से अगर आप बात करने के लिए जाएंगे, आप बड़े शहरों की बात करते हैं, सिटी सेंटर्स छोड़ दीजिए, कोची हो गया, त्रिशूर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, या कोझिकोड हो गया, कालीकट जिसको बोला जाता है, इनमें आप शहर के अंदर में आप यू आर एबल टू कम्युनिकेट, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकेंगे। केरल में ये भी अच्छी बात है क्योंकि ट्रैवलर टूरिज्म वाले बहुत लोग जाते हैं। टूर मतलब वहां पे है आपका मुन्नार, बहुत अच्छी जगह है। कैलीकट के आसपास में बहुत अच्छे ट्रैकिंग है। आप इवन कासरगोड कुन्नूर में जाएंगे तो वहां पे भी बहुत अच्छी ट्रैकिंग मिलती है। आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, टैक्सी चलाने वाले तो आपको हिंदी में बात करते हुए मिल जाएंगे, वो मिलेंगे। लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसको कभी लिख नहीं सकते, इंग्लिश अल्फाबेट्स वो पहचान नहीं सकते। मलयाली में कोई चीज लिखा है तो उसको पढ़ लेंगे, अगर लिखना होगा तो वो आपको दे देंगे कागज कि आप ही लिख करके दे दो कि क्या लिख रहे हैं इसके ऊपर में। जब आप लिख लेंगे तो उसको वो पहचान लेगा कि हाँ इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो ये केरल की जो पढ़ाई लिखाई की जो सत्यता है वो ये है। सर इसके मैं नेक्स्ट लेवल पे आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, ये आपने बेसिक पढ़ने लिखने की बात बताई, पर अगर लिटरेट है एक स्टेट, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक पास करते होंगे, 12वीं तक पास करते होंगे वहां के बच्चे, और ऑफ कोर्स आगे पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू करते होंगे। तो यदि इतना लिटरेट है तो उनकी ये संख्या क्या कहती है, जो बच्चे 5वीं पढ़ लेते हैं, 10वीं पढ़ लेते हैं, 12वीं पढ़ लेते हैं, और मदरसों पे तो मैं आपसे अलग से बात करूंगा। जी। तो क्या जी, लोग वहां के ये 12वीं 12वीं पास कर पाते हैं, या वो क्या संख्या है। देखिए, एक तो केरल की सबसे बड़ी एक जो बीमारी है वो बीमारी है यूनियनबाजी। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है कि केरल से जल्दी वो इस लायक हो जाएं कि वो कुछ ना कुछ मजदूरी वगैरह करने के लिए वो जल्दी से भाग के मिडल ईस्ट के किसी देश में चले जाएं। तो मिडल ईस्ट के देश में जाने के लिए अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आप मिडल ईस्ट के किसी भी देश में जा रहे हैं, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई या कहीं भी चले जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि वहां पे जाने के बाद में क्या आपके पास, आप पीएचडी करके वहां जाके क्या करेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? आप पीएचडी करके वहां जाके क्या करेंगे? आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग करके आप वहां पे जो आईटी सर्विसेज है वो तो प्रोवाइड कर सकेंगे। लेकिन आप अगर यही मिडिल ईस्ट में गए हुए केरल के लोगों को बात करेंगे, तो या तो वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो दे आर ओन्ड बाई केरलाइट्स। जैसे मैंने दुबई में देखा है, मैंने अबू धाबी में देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स है वो ओन्ड बाई केरलाइट्स हैं,
वहां पे काम करने वाली भी सारे केरल के। तो एक तो रिच पर्सन है जो 15-20 केरल वालों को लेकर के अपने रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने के लिए, वो डोसा पकाने के लिए या सर्व करने के लिए, वेटर का काम करने के लिए। उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस खाली उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने मदरसे से या कहीं से एक छोटी सी 5वीं 10वीं की भी पढ़ाई कर ली और आपको पासपोर्ट मिल गया और आपको वहां से वर्क करने के लिए जॉब आ गया, तो अब आप जाइए वहां पे काम कीजिए। तो हालांकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ केरल ही नहीं, पूरे के पूरे भारत में अगर देखेंगे तो आज की डेट में अगर आप, मतलब अगर आप स्टोरी अगर देखेंगे कि बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत सक्सेसफुल हो गया, धीरू भाई अंबानी 10वीं पढ़े थे, बट दे आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एग्जांपल्स इन द सोसाइटी। लेकिन अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास की है तो उस 8वीं 10वीं 12वीं पास करने के बाद में आप क्या नौकरी करने के लायक बनते हैं? क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। आप पेटी जॉब ही करेंगे। तो वहां पे जाके वो पेटी जॉब ही करते हैं। दे आर नॉट डूइंग वेरी बिग जॉब्स। कुछ यूनिवर्सिटीज है केरल में। मोदी सरकार ने वहां पे एक आईआईटी खोली है पलक्कड़ में, जो कि आजादी के, हम लोगों ने आईआईटी के ऊपर में एक वीडियो इसी पे किया हुआ कि आजादी कितने सालों के साथ में केरल को एक आईआईटी मिला, एक दो आईआईटी आंध्रा को, एक आंध्रा को, एक तेलंगाना को आईआईटी मिला। ठीक है, वो अलग चीज है। तो केरल को एक आईआईटी मिला, तो वहां पे कुछ लोग जो है वो आईआईटीज है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कॉलेजेस देखेंगे, उसमें पढ़ने वाले लोग देखेंगे, तो उनका भी बहुत बड़ा हाईएस्ट टारगेट यही रहता है कि हम किसी तरीके से यहां से पढ़ के आईटी में कर ले, ये कर ले और हम मिडिल ईस्ट निकल जाए। बहुत सारे आपको मिलेंगे वहां पे। इसके कंट्रास्ट में अगर आप, बीच में बात घुसेड़ूंगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो लोग पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, दे आर रियली गोइंग, दे डू गुड स्टडी ऑन साइंस। आप अगर पूरे भारत में जाएंगे तो साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे बंगालीज मिलेंगे। लेकिन जब आप पूरे भारत में भ्रमण करेंगे तो आपको इनके ऊपर बहुत ज्यादा हाईयर एजुकेशन किए हुए केरल के लोग मिलेंगे। तो लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे किसी एक आईआईटी को पकड़े, उसके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को ले लें, तो अगर वहां पे 40 फैकल्टी हैं तो उसमें से आपको 20 या उससे ज्यादा बंगालीज मिलेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के मिल जाएंगे, तमिलनाडु के मिलेंगे, आंध्रा के मिलेंगे, कर्नाटका के मिलेंगे। शायद ही उस पूरे 40 में एक केरल का व्यक्ति मिलेगा जो कि वहां पे फैकल्टी हो या हायर हो। तो आप, मैं ये नहीं कहता हूं केरल के लोग हायर एजुकेशन नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। हमारे बहुत सारे इसरो के साइंटिस्ट केरल से हैं। इसरो के 2-2 हेड या 3 हेड भी केरल के रह चुके हैं, बट दे आर ए डिफरेंट लीग। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिटरेसी के जो आंकड़े होते हैं उस पे ऊपर में, कि जहां पे आपकी 40% जनता ऐसी है, जो कि मैं नहीं कहता हूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडी कहती है, आईसीएसएसआर कहती है, जेएनयू की स्टडी कहती है कि वहां पे 40% जनता ऐसी है जो कि सिर्फ अल्फाबेट को देख के पहचानती है और उनको लिटरेट में घुसा दिया गया है। जी, रंजय भाई, जैसा आपने बताया कि ऑफ कोर्स केरल के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो वहाँ पे एक मेजर लेवल ऑफ साइंस है, तो वो ऑफ कोर्स वो हर जगह के लोग होते हैं सर। ऐसे तो हमारे यहाँ मतलब ये भी चर्चित है कि बिहार के लोग आईएएस बहुत ज्यादा निकालते हैं, जो कि थोड़ा बहुत सत्य भी है। यूपी के लोग भी बहुत ज्यादा आईएएस निकालते हैं। और अब यूपी के लोग भी, अब हम गणना नहीं करते हैं यूपी वाले अक्सर, लेकिन अगर इस तरीके की बात होगी तो बहुत सारे टॉप पोजीशंस पे टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और इस तरीके के लोग आपको यूपी से भी मिलते हैं। और ऑफ कोर्स साइंटिस्ट भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। तो हर प्रदेश से एक बेस्ट लॉट जो क्रीम है या जो एक इंटेलिजेंस है, वो तो हर प्रदेश में बिखरा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स एक बेहतर माहौल मिलता है तो वो निकल जाते हैं अपना अचीवमेंट करते हैं। पर यहाँ बात तो हमारी लार्जर जनता की हो रही है कि जो जो छवि बनाई गई। अब यूपी में जितने साइंटिस्ट होंगे उतने, उससे बहुत गिनती के कम जो है माफिया होंगे। माफिया कितने होंगे? 5, 10, 15, 20। लेकिन यूपी को जो एक छवि बनाई गई कि ये माफिया राज का है, या क्राइम है, या जंगल राज है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल के हर्ष गोइंका जी जो हैं, वो खुद कम्युनिस्ट सरकारों के और ममता बनर्जी के अंदर में कलकत्ता में आरबीजी ग्रुप चला रहे हैं, और वो यूपी को घोषित कर रहे हैं कि वो क्राइम स्टेट है। अपने यहाँ का क्राइम नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है उनके यहाँ पे। खैर, पॉइंट इस छवि जो बनाई जाती है, तो जो केरल की छवि है, जो इमेज है, जो मीडिया का एक ही काम है छवि बनाना। भले ही पीछे चाहे कुछ भी गंदगी हो रही हो, लेकिन छवि ठीक रखना। तो केरल की ये जो छवि अच्छी बना के रखी गई है कि ये लिटरेट है स्टेट, और हेल्थ बहुत अच्छा, और यहाँ का मतलब सब कुछ अच्छा। पर जो आपने कल बताया था
यहाँ तो क्राइम भी बहुत ज्यादा है। मदरसों में बच्चे एक जा ही रहे हैं, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? एसडीपीआई, एसएफआई, पीएफआई, ये सब तो वहीं की पैदाइश है। तो ये क्या है, मतलब ये जो अच्छा, केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेस बहुत हावी हैं। वहां के भी कुछ घटनाएं आई कि वो अपनी, मतलब वो पूर्ण रूप से व्यभिचार में इन्वॉल्व हैं, और उस तरीके के केसेस, चूंकि मीडिया उसको भी छिपाती है पूरी तरीके से। और जो उन वहाँ का इस्लामिक तंत्र है, क्योंकि वो भाजपा या उसको पैदा ही नहीं होने देता। कई सारे प्रदेश हैं, वायनाड वगैरह हैं, जहाँ पे राहुल गांधी जीते हैं, कि वहाँ की तो जनसंख्या ही जो है 50% से ज्यादा मुसलमान हो गई है। तो सर एक बात बताइए, केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा है। कन्वर्टेड मतलब या तो क्रिश्चियनिटी में है या इस्लाम में चले गए हैं। और केरल की लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। और केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी रही है। तो सर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर रहने वाली जनता क्या हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म की तरफ जाने के लिए बाध्य हो जाती है? ऐसा माहौल दिया जाता है वहां पे? ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है क्या? देखिए, जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म को आप एक रिलीजन मान सकते हैं, क्योंकि और जैसे कि हम लोगों के जो एक और आपके प्रारंभ के हमारे गेस्ट हैं गैलोक जी, वो बोलते हैं कि कम्युनिज्म एक तीसरा ब्राह्मिक रिलीजन है। मैं उसको बिल्कुल तरीके से मानता हूं, क्योंकि ये भी एक ही किताब पे चलते हैं। आप दास कैपिटल और दास कैपिटल को फॉलो करते हुए भारत में चारू मजूमदार की 8 पॉइंट डॉक्ट्रिन जो है उसको फॉलो करते हुए ये लोग यहां तक आते हैं। अब बात ये होती है कि अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आपका भारत में, पूरे भारत के कम्युनिस्टों में पहली एक रूल है कि आपको फ्री स्पीच के नाम पे आप हिंदुइज्म को, हिंदू रीति रिवाजों को, सब चीजों को कितना भी गाली दें, कितना भी डिमीन करें, यू आर फ्री। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अदर किसी रिलीजन के बारे में ये बोल दें, क्योंकि ये उसके बीच में रहते हुए इनको मालूम है, ये जानते हैं अगर एक शब्द इसके खिलाफ इन्होंने निकाला तो इनको, इनका भी वही सर तन से जुदा वाली कहानी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को खेलना जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट मैंने देखे हैं जो कि अपने विचारों से, विचार नहीं, कम्युनिस्ट, जो कम्युनिज्म है इट इज अ माफिया। ये माफिया होता है और ये माफिया एक तंत्र है पैसा कमाने का। ये पैसा कमाते हैं अपने कम्युनिज्म विचारों से, अपने इन उग्र विचारों से। लेकिन इंटरनली हमने ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट देखे हैं जो बाहर आकर के तो आपको और पूरी सोसाइटी को ये ज्ञान देते फिर रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये खराबी, ये खराबी, ये पूजा नहीं, वो पूजा नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पूरी जिंदगी बिताने के बाद, वहां पे जनरेशन की जनरेशन खराब करने के बाद, मैनेजर पांडे जैसे प्रोफेसर जब रिटायर होकर के निकलते हैं तो सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, और घर में जब जाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा करके। तो ये पाखंडी हैं, विशुद्ध पाखंडी लोग हैं। इन लोगों को मालूम है कि अगर हम हिंदू धर्म में को डिमीन करेंगे, उन लोगों को, इस हिंदुओं को हम कितना भी उनको बेइज्जत करेंगे, ये लोग कुछ बोलने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये लोग इस्लाम के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या किसी अन्य रीजन के बारे में कुछ ही बोलेंगे तो इन लोगों के हुक्का पानी बंद होने में मिनट का समय नहीं लगेगा। जस्ट एक तो सेकेंड। केरल केरल के एक प्रोफेसर साहब थे, जोसेफ जी। जी उनका हाथ काट दिया गया था एसडीपीआई द्वारा। जी प्रोफेसर साहब क्रिश्चियन थे, और वहां की जो ये टर्म आया लव जिहाद, ये केरल की जी हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था लव जिहाद चल रहा है यहाँ पर। क्यों कहा था? क्योंकि हिंदू लड़कियों को तो जितना वहां पे प्रताड़ित करके उनका कन्वर्जन कराया गया, जो केरल स्टोरी वगैरह में दिखाया गया, वो एक अलग मैटर है। क्रिश्चियन लड़कियों को कितना ज्यादा उन्होंने प्रताड़ित करके अपने इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। जब मिशनरीज ने हीट फील करनी शुरू की वहां के एसडीपीआई और पीएफआई की हरकतों की, या सिमी भी वहीं था, तब जाके उन लोग की थोड़ा सा आंच जब महसूस हुई ना उसकी। और जो क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक आया कि एक हिंदू के कम्युनिस्ट था, उसकी हत्या कर दी गई इस्लामियों द्वारा। और वो इस्लामी उसका जो हिंदू कम्युनिस्ट का जो केस चलना था, उसके कागज खो गए, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तरजीह दी जाती है। यूपी में भी यही होता था, सपा जब सपा का कार्यकाल था तब, ये याद कहने को तो यादव और मुसलमानों की सरकार थी, अखिलेश यादव जी एम वाई समीकरण के साथ में, ये इनके सबसे मजबूत वोट बैंक थे।
पर यदि कहीं कन्फ्लिक्ट है यादव और मुसलमान के बीच में, तो तरजीह जो है इस्लामिक वोट बैंक को दी जाती थी, उनके नेताओं को दी जाती थी, अपने इन लोग को भी नहीं दी जाती। बड़ी चर्चाएं रही यहाँ पे, यूपी के लोग बहुत खासकर से जानते हैं इस बात को। पर बैक टू केरल सर, आखिरी सवाल मेरा, तो इस प्रकार की साक्षरता और इस प्रकार का मीडिया के द्वारा जो मतलब दबा दिया जाता है, जो गंदगी हो रही है, जो वहां पे हत्याएं हो रही हैं, जो लगातार हत्याएं हो रही हैं और विभत्स हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो सर भगवान बचाए, ऐसी जी, साक्षरता से और ऐसा ऐसे 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 शासन से कि जहाँ पे हत्याएं और विभत्स घटनाएं, और जो आपने कल बताया था कि जिस तरीके से माफियागिरी है वहां पे, एक एक आदमी माफिया, मतलब चौराहे पे माफियागिरी चल रही है, तो ऐसी साक्षरता से आपको तो भगवान बचाए सर। आप क्या समझते हैं जी, कि भगवान जी, भारत को क्या ऐसी साक्षरता की आवश्यकता है? ये सवाल है सर। जी, कि मैं आपको बताता पूरे भारत में आप कहीं पे भी जाते हैं, आप टैक्सी बुक करते हैं अगर, तो टैक्सी बुक करने पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लखनऊ की अगर बात लें, आपने रेलवे स्टेशन से इंदिरा नगर के लिए टैक्सी बुक किया, वो आएगा आपको इंदिरा नगर में छोड़ेगा और चला जाएगा। केरल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो आपसे रिटर्न फेयर चार्ज करेगा और आपको पे करेगा, कोई टैक्सी वाला आपको लेके नहीं जाएगा। आप कोची चले जाइए, कोची से आपको चेराई बीच जाना है, वीगालैंड जाना है, कहीं भी जाना है, वो आपसे रिटर्न फेयर ही लेगा, कोई टैक्सी वाला आपको ले जाने के लिए तैयार नहीं। एक यहाँ तक की गुंडागर्दी है वहां पे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 100% लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो उसी केरल से ही आप देखेंगे कि कितने कितने लोग सीरिया और में गए हैं फाइट करने के लिए, केरल वाले। आप देखेंगे कि जो आईएस, जो अब ये कौन सा है, ये आपका खोरासान, उसमें भी केरल के लोग मिलते हैं लड़ने के लिए। तो अगर क्या ये उस 100% में से नहीं है? उस 100% में से ही जो केरल की आंकड़े दी उसमें से ही लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मदरसे से पढ़ के निकले हैं, जो लिटरेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरी चीज, आप केरल में आपने जैसे आपने बोला कि क्या क्रिश्चियन लड़कियों के साथ में भी ऐसा था? जी, वहां पे केरल में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों ही लड़कियों के साथ में ये घटनाएं घटी। ये घटनाएं घटने में लेकिन क्या होता है कि हिंदुओं लड़की के साथ में ज्यादा है, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ में कम है, क्योंकि कम्युनिटी टू कम्युनिटी बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे हिंदुओं में हमारी सोशल गैदरिंग बहुत कम होती है। यहाँ तक कि अगर आप होली के बाद में होली मिलन समारोह में भी कभी कभी बहुत कम ही इक्का दुक्का लोग मिलते हैं। मंदिरों में आप देखेंगे तो जमघट नहीं बैठते हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी में दे विल गैदर इन चर्च। वहां चर्च में गैदर होकर के वो पादरी की बात होती है जो बताता है, तो पादरी वहां पे जो जो है उन लोगों ने काफी हद तक इस चीज पे कंट्रोल किया है वहां के बच्चियों को, जो ईसाई बच्चियां हैं उनको इस तरह के ज्ञान देने के बाद में। इसलिए द रेशो ऑफ हिंदू गर्ल फॉलिंग इन ट्रैप ऑफ दिस लव जिहाद इज मोर कंपेयर टू क्रिश्चियन गर्ल्स। लेकिन उधर भी ये चीज इन्होंने फैलाई थी। दूसरी एक अपने पॉइंट उठाया था केरल में हत्याओं की। हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं बहुत जगह हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, भारत के हर राज्य में हुई हैं। लेकिन केरल की राजनीतिक पश्चिम बंगाल में तो हमने देखा ही, लेकिन केरल की राजनीतिक हत्याएं जो होती हैं, वो राजनीतिक हत्याएं सबक के लिए होती हैं। वो कैसे होती हैं कि जिस व्यक्ति की इन्होंने हत्या करनी है, अभी रिसेंटली आपको एक एक ध्यान होगा कि उसका उन्होंने इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया कि भाई आप अगर किसी की हत्या करते हैं तो आपने उसको दो चार चाकू मार दिया, आंत फट गई, या आपने उसको गोली मार दी और भाग गए, ऐसा नहीं। उन्होंने उसकी हत्या करने के बाद में उसको शरीर के टुकड़ों के विभत्स तरीके से करके पानी जैसे जैसे जगह पानी इकट्ठा, उस पानी में फैलाया पूरा का पूरा रक्त, जिससे कि आसपास आने जाने देखने वालों में भी ऐसा दहशत फैले कि वो दोबारा उस लाइन पे ना जाए। इस तरह की केरल में हत्याएं होती हैं। केरल में मैं केरल में मुझे याद है कि मेरे ख्याल से 2019 जब सबरीमाला वाला कांड चल रहा था और जब मैं केरल में गया था, तो मैंने उस वक्त में कोझिकोड में मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक ग्रुप था जो कि कम्युनिस्टों के विरोध में आया था। तो उन कम्युनिस्टों ने, आप देखेंगे कि हर जगह पे विरोध जो होता है वो अपोजिशन करता है, लेकिन केरल में
अपोजिशन ही नहीं, वो कम्युनिस्ट खुद विरोध कर रहे थे, कम्युनिस्टों ने खुद हड़ताल की थी, और कम्युनिस्टों ने खुद हड़ताल की थी, और इसलिए हड़ताल किया था क्योंकि एक दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप ने, मतलब उन्हीं के साथियों ने, एक गांव पे जाकर के पूरा का पूरा गांव और वहां की फसलें और सब जला दिया था, घरों को जला दिया था। वो न्यूज मेरे पास है। और पूरा जलाने के बाद में जब वहां के लोग पूरी तरीके से विस्थापित हो गए, पूरी से उजड़ गए, तो उनको पुलिस ने आया, और पुलिस लास्ट में आती है ना, जैसे हिंदी फिल्मों में सब कुछ हो गया तो आ गई। जब पुलिस आई तो वो इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको मारने क्यों नहीं दिया, दे वांटेड टू किल दोस पीपल। तो इस तरह की केरल में गुंडागर्दी चलती है, केरल में इस तरह की इन कम्युनिस्टों की जो है गुंडई व्याप्त है। केरल का जो एक लायक पिक्चर जो दिखाया जाता है कि लिटरेट है, क्योंकि केरल में इसरो का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में ही है, वहीं त्रिवेंद्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बट दैट इज ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको पूरे भारत के गए हुए साइंटिस्ट काम करते हुए मिलेंगे। वो एक अलग ही जगह है, वो अलग ही कम्युनिटी है। लेकिन जैसे ही आप वीएसएससी और आईएसटी के बाहर निकल करके जब एक्चुअल केरल में आप पहुंचते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप कहां पे आए हैं। पिछली वीडियो में, पिछली हमारी जो वीडियो गई है, उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि वो ट्रक के ड्राइवर हैं, जब वो गुड़गांव से ट्रक लेकर के जाते हैं जिसमें गाड़ियां भर करके, तो जहां पे उनको गोदाम में या डीलर के गोदाम पे जब गाड़ियां उतारनी होती है, वहां तक ट्रक नहीं जाता है, और वो 2 किलोमीटर का अंतर है। तो वहां से गाड़ियों को उतार करके वो लोग खुद वहां पहुंचाते हैं, और जब वहां पे पहुंचाते हैं तो जो वहां की जो यूनियन है, पर कार 300 रुपये उनसे वसूलती है। और जब ये बोले हैं कि नहीं भाई, हमने खुद किया है, तुमने थोड़ी किया है, वो कहते हैं नहीं, ये देना ही देना पड़ेगा तुम्हें। और वो वसूलते हैं, और वसूल के ही मानते हैं। और वो डीलर कुछ नहीं बोल सकता, वो कहता है भाई आप दे दीजिए, वो आप समझ लीजिए, वो अपने हाथ झाड़ लेता है। आप वहां पे अगर आपने कोई काम आपने करना है, मतलब मैं तो रहा हूं केरल में, मैंने मैंने 2002 2003 वाले दशक में मैंने 3 4 चक्कर मारे, मैं 2 2 3 3 महीने रहा हूं कंपनी के काम से। तो मैंने देखा कि अगर आपने किसी से कुछ काम करने के लिए वो पूछ लिया कि ये काम करना है, और आपने उससे रेट पूछ लिया, और आपसे उससे काम नहीं कराया, और वो काम आपने खुद भी कर लिया, तो फिर वो वहीं खड़ा रहेगा, और आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सब चीजें केरल में हैं, जो कि लिटरेसी का जो ढोल पीटा जाता है, उस ढोल को फोड़ने के लिए व्याप्त है, पर्याप्त है ये आंकड़े और इस टाइप की जमीनी सच्चाई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतनी अद्भुत जानकारी आप दे रहे हैं, और ये शायद मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी बताएगा भी नहीं, और बात भी नहीं करेगा, चर्चा भी नहीं करेगा। एक प्रदेश दिवालिया घोषित हो जाता है, और वहां की ऐसी छवि बनाई गई है कि वो क्या अद्भुत प्रदेश है। और पता चल रहा है वहां पे हत्याओं का दौर नहीं रुक रहा, विभत्स हत्याएं हो रही हैं। और वही मीडिया जो है, कहीं कोई भाजपा शासित प्रदेश हो, वहां एक थप्पड़ पड़ जाता है किसी को, तो उस पर भी जो है चीखने लगता है। और पिछले हफ्ते जब एक लात पड़ी थी, तो उसके लिए भी कूद पड़ा था। और यहाँ हत्याएं हो रही हैं, उस पे आंख बंद करके। ये मैं सर इसमें ना प्रदेश सरकार, कम्युनिस्टों का, और ये वो कम्युनिस्टों का ही ताकत मानता हूं मैं, कि ये इन्होंने मीडिया पर जो कब्जा कर रखा है, कि कोई सरकार केंद्र में, राज्य में, कहीं किसी की भी हो, कम्युनिस्टों के प्रति एक अद्भुत सद्भाव है इनका। एक अद्भुत मतलब लगाव है कि हाँ ठीक है, कम्युनिस्ट सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, वहां के लोग कुछ भी कर सकते हैं, वहां के लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे, और हम सिर्फ इनकी एक छवि चमका के रखेंगे। और उस छवि को नहीं, हम उस छवि को तोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सत्य से परिचय करा रहे हैं। छवि टूटे चाहे ना टूटे, उससे हम लोग का कोई सरोकार नहीं है। सत्य से, सत्य का जब इसमें परिचय होगा इसमें छवि से, मैं तो छवि टूटेगी ही टूटेगी। जी। इस मीडिया वाली बात में एक आपको जोड़ दूं। मीडिया क्यों है? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आप कांग्रेस भी अगर लेंगे तो दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी है। आप किसी जैसे कोई भी अन्य पार्टी ले लेंगे तो वो उसमें भारतीयता होती है, मतलब भारत की है वो। बट जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का ये 1920 से मैनिफेस्टो कि कम्युनिस्ट पार्टी इज ओरिजिनली फ्रॉम रशिया, एंड जो इंडियन कम्युनिस्ट है दे आर एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दैट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत में हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, इस्लामिक भाई लोग हैं, वो अपने आप को
फर्स्ट रिलीजियस मानते हैं, बिकॉज उनका सीधा कनेक्ट मोस्टली मिडिल ईस्ट से ज्यादा है, उनके उन धार्मिक स्थलों से ज्यादा है कंपेयर टू भारत और भारतीयता से। ये बात सच्चाई है, भले ही कोई इस बात को माने चाहे ना माने, कोई अपने पॉलिटिकल करेक्टनेस, हमें पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं है, पॉलिटिकल करेक्टनेस लिए ये ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्या होता है कि जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया है, भले जो हमारी जो भारत की मीडिया आप देखेंगे, बहुत सारे भारत के कॉलमनिस्ट हैं, वो देश दुनिया के कॉलमनिस्ट जो हैं वो खाद पानी पाते हैं, वो फंड पाते हैं, वो उनको ग्रांट मिलती है न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी जगह से, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी जगह से, ग्लोबल टाइम्स चाइना से इन लोगों की फंडिंग है, हांगकांग में ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जो कि चाइना फंडेड है, उन लोगों से ये ग्रांट पाते हैं, पैसों का खेल है। दे आर एन इंटरनेशनल ग्लोबल माफिया। और मीडिया जो है एक ऐसी चीज है जिससे कि आप किसी भी चीज को प्रचारित करके लोगों तक फैला सकते हैं, और ये दुष्प्रचार को अच्छे तरीके से दिखाना ही एक कम्युनिज्म है। यही चीज केरल में हुई है, यही चीज पीछे वेस्ट बंगाल में हुई है, जो कि अब धीरे धीरे उसको खुल रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम और आप जैसे जो लोग इतने बरसों तक घूम के जो अपने एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिए हैं, जो देखे हैं, उसको अब हम बोल करके 2 4 10 20 50 हजार लोगों के सामने पहुंचा पाते हैं। जब हम उन 50 हजार को पहुंचाते हैं, वो बातें और देशों में भी और लोगों के बीच में भी फैलती हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो इन लोगों का, जो ये जो माफियागिरी है, इस माफियागिरी को ऐसे ही हमारे जैसे हम लोग के जैसे छोटे छोटे समूह ही ध्वस्त करते हैं। अदरवाइज इनका पूरा जो ग्लोबल इंटरनेशनल माफिया है, जो नेक्सस है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। जी सर, और यही कार्य जो है, मैं अपनी अंतिम बात करते हुए इस वीडियो का समापन करूंगा और दर्शकों का धन्यवाद करूंगा इतनी देर हमें सुनने के लिए। यही कार्य वर्ल्ड ओवर रशिया, यूएसएसआर के बारे में बताया जाता था। ओह, कम्युनिस्ट कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री है, क्या मतलब यहाँ नेहरू गुण गाते थे, इंदिरा गाती थी, और केजीबी तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा था। और मतलब ये था कि दो ही कंट्रीज हैं दुनिया में, एक यूएस है, एक यूएसएसआर है। और पता चला अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि एक रात में ही धड़धड़ा के पूरा यूएसएसआर टूट के चकनाचूर हो गया। तो कम्युनिस्टों की यही कहानी, और इस पर हम आगे फिर रंजय जी से भी बात करेंगे और भी जानेंगे केरल का इतिहास, बंगाल का भी जानना चाहेंगे क्या हुआ वहां पर। तो रंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, प्लीज ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। कारण यही है कि यह बातें आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचना शायद जरूरी है। आपके माध्यम से पहुंचेगी तो अवेयरनेस की बात है, सत्य को दूर तक लेके जाने की बात है, और इन छवियों का, इन केरल जैसे कम्युनिस्टों जैसी छवियों का टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही केरल से निकले हुए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत अच्छी फिल्में बनाती है, पर एजेंडा परोसती है। और वो जो है, बॉलीवुड के फिल्म रिव्यूअर्स उसकी बड़ी तारीफ करते हो, क्या फिल्म बना दी है, और वो अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे बैठ के हमारे आपके बच्चे देख रहे हैं और उस एजेंडा से ग्रसित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग को रोकना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम।